वेलकम बैक एवरीवन। आज इस वीडियो में हमें स्टार्ट करना है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी से। लास्ट वीडियो में हमने पूरा डबल सर्कुलेशन पढ़ लिया था, कैसे क्या क्या चीज़ें कैसे फ्लो करता है ब्लड दो पार्ट्स में, पल्मोनरी और सिस्टमिक। पल्मोनरी जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हो रहा था, सिस्टमिक पूरे सिस्टम्स में हमारे बॉडी में जो है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। अब हमें पढ़ना है रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी। नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, मतलब जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो बॉडी के अंदर ही रेगुलेट होती है हार्ट की। दैट इज़ ऑटो रेगुलेटेड, मतलब स्वयं से खुद से वो रेगुलेट होगी बाय अ स्पेशलाइज्ड मसल्स। किसके थ्रू? स्पेशलाइज्ड मसल्स होती हैं उनके थ्रू, जिसे क्या कहा जाता है? नोडल टिश्यू भी कहा जाता है। हेंस द हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक, इसलिए हार्ट को क्या कहा जाता है? मायोजेनिक। A spatial neural center in the medulla oblongata can moderate the cardiac function through autonomic nervous system ANS। एक स्पेशल न्यूरल सेंटर, जैसे रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, वैसे ही यहाँ पे एक न्यूरल सेंटर होता है हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में, जो कार्डियक फंक्शंस को रेगुलेट कराता है। किसमें है वो? थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। न्यूरल सिग्नल्स थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व। अब हमारे दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। ये सब एएनएस के पार्ट होते हैं। जब हम न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ये वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं। तो जो न्यूरल सिग्नल है वो जाएगा सिंपैथेटिक नर्व से, जो पार्ट है एएनएस का, और क्या कर देगा? हार्ट रेट को बढ़ा देता है। द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड देयर बाय द कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज। अब देखो, इन्होंने कहा हार्ट रेट, हार्ट बीट बढ़ रही है, मतलब पंपिंग बढ़ रही है। पंपिंग बढ़ रही है तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, तो वही लिखा द स्ट्रेंथ ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, और उससे जब वो इंक्रीज होगी तो कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज हो गई। ऑन अदर एंड, वहीं पे अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो जो पैरासिम्पैथेटिक होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल, जो दूसरा ही कंपोनेंट है एएनएस का, दैट इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, वो डिक्रीज करते हैं रेट ऑफ हार्ट बीट को, हार्ट बीट के रेट को डिक्रीज कर देते हैं। स्पीड ऑफ कंडक्शन, जो स्पीड ऑफ कंडक्शन है, एक्शन, पोटेंशियल, इन सब का क्या होता है? बढ़ जाता है। सॉरी, इनको डिक्रीज करता है। हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा तो स्पीड ऑफ कंडक्शन और एक्शन, पोटेंशियल और कार्डिक आउटपुट भी क्या होते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। वहीं पे जो एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स, कुछ ऐसे हार्मोन्स भी होते हैं जिन्हें बोलते हैं एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स, वो इंक्रीज़ करते हैं कार्डिक आउटपुट को। तो ये लाइन बच्चे भूल जाते हैं कई बार कि हार्मोन का क्या काम, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि कौन कौन रेगुलेशन, क्या क्या चीज़ें पढ़ी हमने। एएनएस के यहाँ पे दो पार्ट पढ़ लिए, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो सिंपैथेटिक तो इंक्रीज कर रहा है और पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज कर रहा है, ये ऐसे रेगुलेट कर रहे हैं। वहीं पे कुछ एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स भी होते हैं, वो क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं कार्डिक आउटपुट को। तो इस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नाउ हम मूव ऑन करते हैं आगे। डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के। हर चैप्टर में हम डिसऑर्डर्स भी पढ़ते हैं। जब आगे बड़ी क्लासेस में होगी तो देखोगे अप्लाइड, क्लिनिकल, इनको वो कहा जाता है कि डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। अब हाई ब्लड प्रेशर, जिसे बोलते हैं हम हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज़ द टर्म फॉर द ब्लड प्रेशर दैट इज़ हायर दैन द नॉर्मल। हाइपरटेंशन एक टर्म है जो यूज़ की जाती है ब्लड प्रेशर को इंडिकेट करने के लिए अगर वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है। नॉर्मल रेंज हम लेते हैं 120/80। इन दिस मेजरमेंट जो 120 है वो MM/Hg, मतलब मरकरी प्रेशर, मिलीमीटर्स ऑफ द मरकरी प्रेशर। ये बेसिक चीज़ है, इसमें कुछ समझाना नहीं है, बचपन से पढ़ते आए हैं। प्रेशर को हम MM/Hg में नापते हैं। इज़ द सिस्टोलिक, कैसा है ये? सिस्टोलिक प्रेशर है, जिसे हम पंपिंग प्रेशर भी कहते हैं। वहीं पे 80 mmHg क्या है? डायस्टोलिक प्रेशर, और जिसे हम रेस्टिंग प्रेशर भी कहते हैं। अब सिस्टोलिक क्या है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ब्लड पंप कर रहा है, दैट इज पंपिंग प्रेशर। डायस्टोलिक क्या है? कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, रिलैक्सेशन वाली स्टेट में जा रहे हैं, दैट इज रेस्टिंग प्रेशर। इफ रिपीटेड चेक ऑफ द ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140/90, अगर रिपीटेड चेक्स, अगर बार बार हम चेक कर रहे हैं और उसका ब्लड प्रेशर एक इंडिविजुअल का 140/90 से ओवर जा रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है कि ये कौन सी कंडीशन है? हाइपरटेंशन की कंडीशन है। तो वही इट शोज द हाइपरटेंशन। क्या शो करता है? हाइपरटेंशन शो करता है। हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू अ हार्ट डिजीज़, अगर हाई ब्लड प्रेशर रहेगा तो उससे हार्ट डिजीज़ होने का खतरा होता है। वो अफेक्ट करते हैं हमारे वाइटल ऑर्गन जैसे कि ब्रेन और किडनी को। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, नेक्स्ट डिसऑर्डर हम पढ़ रहे हैं जिसे बोलते हैं CAD। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ऑफन रेफर्ड टू एज एथीरियोस्क्लेरोसिस। हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को एथीरियोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है?
ये क्या होती हैं, जो वेसल्स होती हैं हमारी, जो सप्लाई कर रही थी ब्लड को हार्ट तक, वो क्या हो जाती है, हार्ट की मसल को भी ब्लड सप्लाई जो करती हैं वेसल्स, उनका नैरोइंग होने लगता है। वहाँ पे क्या होने लगता है, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू, ये सारी चीज़ें डिपॉजिट होने लगती हैं। जब ये चीज़ें डिपॉजिट हो रही हैं, मान लो ये तुम्हारी आर्टरी है और यहाँ पे से चीज़ें डिपॉजिट होना स्टार्ट हो रही हैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका जो डायमीटर है वो कम होता जा रहा है, इसका ल्यूमेन छोटा होता जा रहा है। तो अब पहले ब्लड जो आराम से इतनी बड़ी आर्टरी में जा रहा था, अब उसका क्या हो जाएगा, फ्लो कम हो जाएगा। फ्लो कम हो जाएगा तो हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। तो यही दैट इज़ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, इसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। इसमें वेसल्स अफेक्ट होती हैं जो सप्लाई करती हैं ब्लड हार्ट मसल्स को। किसकी वजह से होता है, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू के डिपॉजिट होने से, जो क्या करती हैं, ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज को नैरो कर देती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ एंजाइना। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एंजाइना पेक्टोरिस, इसे एंजाइना पेक्टोरिस भी कहा जाता है। अ सिम्टम ऑफ अ एक्यूट चेस्ट पेन, एक्यूट चेस्ट पेन होता है जब हमारी बॉडी में इनफ ऑक्सीजन नहीं जा रही है हार्ट मसल्स तक। तो व्हाट इज़ angina? It is also called a angina pectoris. A symptom of acute chest pain appears when the no enough oxygen is reaching the heart muscles. Angina can occur in men and women of any age but is more common among the middle age and elderly. किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन कॉमन, अब ये डाटा क्या है, पुरानी बुक है बट हम देखते हैं आजकल कभी भी किसी भी एज में हो जाता है। तो एंजाइना पेक्टोरिस एक सिम्टम है, देखो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। अ सिम्टम, ये सिम्टम है किसका, एक सिम्टम आएगा, एक एक्यूट चेस्ट पेन का सिम्टम आएगा। कब आएगा, जब आपको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही होगी हमारी हार्ट मसल्स को। इट अकर ड्यू टू कंडीशंस दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो, ये इसलिए भी होता है जो ब्लड फ्लो की कंडीशंस को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं हार्ट फेलियर की तरफ। हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ अ हार्ट व्हेन इट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली। अब डिफरेंस है, हार्ट फेलियर क्या है कि यहाँ पे जो हार्ट की स्टेट है कि वो उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा जितनी की आवश्यकता है, जितनी की ज़रूरत है बॉडी को, तो वो अपने काम में, अपने फंक्शन को परफॉर्म करने में फेल हो रहा है। दैट इज़ हार्ट फेलियर, कि उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा। इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड अ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लंग्स का कंजेशन हो जाता है। अब ऑक्सीजन भी तो ब्लड के थ्रू ही जा रही है ना, ये सारी चीज़ें सब तो सप्लाई ऐसे ही हो रहा है। ब्लड का काम क्या है, जब ब्लड फ्लो ही अच्छा नहीं है, सारी चीज़ें ही अच्छी नहीं है, उतना अच्छे से पंप ही नहीं हो पा रही, तो क्या हो जाएंगे, ऑर्गन कोलैप्स कर जाएंगे, कंजेस्ट कर जाएंगे। इज़ वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज़। हार्ट फेलियर इज़ नॉट द सेम एज कार्डिक अरेस्ट। अब हार्ट फेलियर कार्डिक अरेस्ट की तरह सेम नहीं है। कार्डिक अरेस्ट व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग, जब हार्ट बीट करना बंद कर दे, दैट इज़ कार्डिक अरेस्ट। और हार्ट अटैक होता है जब हार्ट मसल सडनली क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, क्योंकि वहाँ पे इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई नहीं है। तो तीनों चीज़ें अलग अलग है। हार्ट फेलियर वो अपना काम करने में फेल हो गया, मतलब ब्लड को इफेक्टिवली पंप नहीं कर रहा उतना जितना बॉडी को नीड है। कार्डिक अरेस्ट जब हार्ट स्टॉप कर दे बीट करना, एंड हार्ट अटैक जब हार्ट की मसल सडनली डैमेज हो जाए, क्योंकि वहाँ पे उसे इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, जितनी ब्लड की आवश्यकता थी उतना ब्लड नहीं मिला। तो यहाँ पे हमारे इसके डिसऑर्डर्स भी ख़त्म हो गए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारी समरी की तरफ। समरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर चैप्टर की, वहाँ से हमेशा क्वेश्चंस कुछ ना कुछ ऐसे आ जाते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट मेंशंस होते हैं जो हमें आगे दिए नहीं होते। तो हमारे लिए समरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना पूरा चैप्टर। तो वर्टिब्रेट्स सर्कुलेट द ब्लड, वर्टिब्रेट्स क्या करते हैं, ब्लड सर्कुलेट करते हैं। अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इन देयर बॉडी टू ट्रांसपोर्ट एसेंशियल सब्सटेंसेस टू द सेल्स। क्या होता है, वहाँ पे एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है उनकी बॉडी में, जो ट्रांसपोर्ट करता है जितने भी सब्सटेंस ज़रूरी हैं सेल्स के लिए, और वहाँ से फिर वेस्ट सब्सटेंसेस को लेके आता है। दूसरा फ्लूइड होता है वहाँ पे लिम्फ, जिसे टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है। इसको यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ सर्टेन सब्सटेंसेस को। ब्लड कंप्राइजेज अ फ्लूइड मैट्रिक्स, ब्लड के अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। प्लाज्मा फॉर्म्ड एलिमेंट्स, रेड ब्लड सेल्स जो हैं जिसे हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स WBC ल्यूकोसाइट्स एंड द प्लेटलेट्स आर थ्रोम्बोसाइट्स। ये क्या है, सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स के आते हैं। जो ब्लड है ह्यूमन ग्रुप का वो ABO सिस्टम्स पे आते हैं। ये किस पे आते हैं, एंटीजन के बेसिस पे है, प्रेजेंट और एब्सेंस ऑफ द टू सरफेस एंटीजन, कितने, दो सरफेस एंटीजन के बेसिस पे ये ब्लड ग्रुप डिसाइड होते हैं। इट इज़ AB ऑन द RBCs, और एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, RBC पे, एंटीबॉडीज होती हैं प्लाज्मा में। दूसरा अनदर ब्लड ग्रुपिंग जो है वो किस बेस पे होता है, प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ अनदर एंटीजन, जिसे कहते हैं रेहेसिस फैक्टर। ये भी क्या होता है, RBC के सरफेस पे होता है। द स्पेस बिटवीन द सेल इन द टिश्यू कंटेन अ फ्लूइड ड्राइव फ्रॉम द ब्लड कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। अब ये कह रहे हैं एक फ्लूइड दूसरा जो ब्लड से ही ड्राइव हुआ है,
तो स्पेस बिटवीन, अगर दो सेल्स टिश्यूज़ के बीच में स्पेस है, वहाँ जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो ब्लड से ही आया है, जिसे टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है। दिस फ्लूइड कॉल्ड द लिम्फ, इसे लिम्फ कहते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर होता है ब्लड के, लेकिन इसके पास क्या नहीं होते हैं, प्रोटीन कंटेंट और फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं होता। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। होप और समरी से क्या होता है, पूरा चैप्टर एक बार रिकैप हो जाता है। अगर कोई चीज़ पॉइंट समझ नहीं आई तो एकदम वापस पीछे जाके पढ़ लो, ताकि वो चीज़ और क्लियर हो जाए। तो ऑल वर्टिब्रेट्स एंड अ फ्यू इनवर्टिब्रेट्स हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं और कुछ इनवर्टिब्रेट्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने मिलता है। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है, वहाँ पे हार्ट, नेटवर्क ऑफ वेसल्स हैं, फ्लूइड है, ब्लड है। हार्ट के दो क्या होते हैं, दो एट्रिया, दो वेंट्रिकल्स होते हैं। अब जो कार्डिक मस्कुलेचर जो हमारी बात की गई है, साइनो एट्रियल नोड, जिसे SAN नोड भी कहते हैं। तो जो कार्डिक मस्कुलेटर होता है वो ऑटो एक्साइटेबल होता है। साइनो एट्रियल नोड SAN जनरेट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स पर मिनट, दैट इज 70 to 75 पर मिनट। देयरफॉर इसे कहा जाता है, ये क्या करता है, सेट करता है पेस ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, मतलब यहीं से जो एक्टिविटी हार्ट की स्टार्ट होगी। हाँ, इट इज़ कॉल्ड द पेस मेकर। अब ये पेस सेट कर रहा है हार्ट की एक्टिविटी के लिए, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पेस मेकर ऑफ हार्ट कहा जाता है। जो एक्शन पोटेंशियल होता है, अब जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ ये ऑटो एक्साइटेबल है, तो उससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। किसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो वही लिखा है, एक्शन पोटेंशियल कॉजेज द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल टू अंडरगो द कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज सिस्टोल, फॉलोड बाय द रिलैक्सेशन, जिसे कहते हैं डायस्टोल। अब देखो, ये सिस्टोल और डायस्टोल पूरे आगे चैप्टर हम पूरा पढ़ के आए, कहीं नहीं लिखा कि कॉन्ट्रैक्शन दैट इज सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन दैट इज डायस्टोल, ये समरी में मेंशन करा है। लेकिन हमने जब पढ़ा, मैंने आपको बताया तो आपको पता ही है, बट आगे एज सच कहीं मेंशन नहीं है। द सिस्टोल फोर्स द ब्लड टू मूव फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल। सिस्टोल क्या करता है, ब्लड को मूव कराता है एट्रिया से वेंट्रिकल, एंड टू द पल्मोनरी आर्टरी एंड द अयोटा। फिर कहाँ जाते हैं, पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ था हमारा, राइट वेंट्रिकल, अयोटा में था हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। द कार्डिक साइकिल इज फॉर्म्ड बाय द सिक्वेंशियल इवेंट्स इन द हार्ट। जो कार्डिक साइकिल है वो कैसे बनती है, सिक्वेंशियल इवेंट्स के थ्रू बनती है। साइकिल ही वही है जहाँ एक सीक्वेंस में सारे इवेंट्स रिपीट हो रहे हैं। तो the cardiac cycle is formed by the sequential events in the heart in which are cyclically repeated and is called the cardiac cycle. एक healthy person क्या दिखाता है, 72 such cycle दिखाता है एक मिनट में। about 70 ml blood pump out होता है each ventricle, हर एक ventricle के द्वारा ड्यूरिंग अ कार्डिक साइकिल एंड इज कॉल्ड द, क्या बोलते हैं उसे, स्ट्रोक और द बीट वॉल्यूम। देखो, अब हमने पढ़ा कि हम पढ़ रहे थे कार्डिक आउटपुट क्या होता है। कार्डिक आउटपुट होता था हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम, डेट इज हम 70 ml इंटू हमारे हार्ट बीट, ठीक है, एवरेज ये लेते थे। अब 70 ml ये कहाँ से आए, ये यहाँ से कि ईच वेंट्रिकल कितना पंप करता है, 70 ml करता है कार्डिक साइकिल में, जिसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम या फिर बीट वॉल्यूम भी कहते हैं। तो हमें स्ट्रोक वॉल्यूम का दूसरा नाम पता चला, दैट इज बीट वॉल्यूम। जो वॉल्यूम ऑफ अ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट पर मिनट इज कॉल्ड द कार्डिक आउटपुट। ये आप क्या बोला है, पर मिनट वॉल्यूम जो ब्लड पंप की जा रही है ईच वेंट्रिकल के द्वारा पर मिनट, एक मिनट में, उसे कहते हैं कार्डिक आउटपुट। और वो किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड द हार्ट रेट। जितना हार्ट रेट और जो स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट ये हमारा एक मिनट में होता है, ठीक है। ये हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम आ गई कि 70 ml ब्लड पंप कर रहे हैं ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग अ कार्डिक साइकिल। एक कार्डिक साइकिल चली, उसमें कितनी बार हार्ट बीट करता है, 72 टाइम्स बीट करता है। और एक कार्डिक साइकिल में एक वेंट्रिकल 70 ml ऑफ ब्लड पंप करता है। तो वहाँ से आया हमारा ये क्या, कार्डिक आउटपुट। होपफुली अब तुम्हें समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा कि क्या कन्फ्यूजन ना हो। 70 ml वेंट्रिकल ने पंप किया कार्डिक साइकिल में, एक कार्डिक साइकिल में, और एक कार्डिक साइकिल ये क्या है तुम्हारी कार्डिक साइकिल, और एक कार्डिक साइकिल में 72 टाइम्स हार्ट पंप करता है, हार्ट बीट करता है, ये एक कार्डिक साइकिल में करता है, ठीक है। तो उसी को लिखा गया है, और इसे हम क्या लिख सकते हैं कि वेंट्रिकल के द्वारा वॉल्यूम जो पंप की गई उसका प्रोडक्ट और हार्ट रेट का प्रोडक्ट। तो अप्रॉक्स कितना आता है कार्डिक आउटपुट, 5 लीटर। और कब आता है ये कार्डिक आउटपुट की, अगर हम डेफिनेशन फिर से पढ़ें तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, ब्लड की वो वॉल्यूम जो पंप की जा रही है एक वेंट्रिकल द्वारा, ईच वेंट्रिकल्स द्वारा ऑफ हार्ट पर मिनट। तो ये कितना होता है पर मिनट, एक मिनट में 5 लीटर ब्लड हमारा पंप होता है, दैट इज कार्डिक आउटपुट। समझ गए? होपफुली समझ आ गया हो, नहीं आया हो तो मुझे कमेंट में मेंशन कर देना, मैं दोबारा समझा दूंगी। और एक बार वापस पीछे करके देख लो वीडियो, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए।
Now, the electrical activity of the heart can be recorded from the body surface by using the electrocardiograph. हम electrical activity record कर सकते हैं अपने हार्ट की electrocardiograph को यूज़ करके. ये क्या था हमारा मॉनिटर. एंड द रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और रिकॉर्डिंग को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं. हमारे पास कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, 2 सर्कुलेटरी पाथ में होते हैं, पल्मोनरी और सिस्टमिक प्रेजेंट. जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है वो स्टार्ट होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करते हैं राइट वेंट्रिकल से, जो कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, ऑक्सीजनेट होता है, फिर वापस लेफ्ट एट्रियम में आता है. सिस्टमिक सर्कुलेशन स्टार्ट होता है जब पंप हो ऑक्सीजनेटेड. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. क्वेश्चन पूछा जाता है कि पल्मोनरी जो है कैसे स्टार्ट होता है. पल्मोनरी स्टार्ट होता है जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया जाता है. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या कर रहा है, पंपिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. वहीं पे ऑक्सीजनेटेड वाला जब ब्लड पंप होगा तो क्या स्टार्ट होगा हमारा, सिस्टमिक. तो पंपिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल, तब क्या होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन. और ये से क्या होता है, जब डीऑक्सीजनेटेड करते हैं तो पल्मोनरी, which is carried to the all body tissue, and the deoxygenated blood from there is collected by the veins. वही आर्टरीज सब में पहुंचा देंगे. आर्टरीज हमेशा ब्लड अवे ले जाती हैं, अवे फ्रॉम द हार्ट. वेन्स जो होती हैं हार्ट को रिटर्न करती हैं. वही लिखा है, वेन्स वापस लेके आएंगे, रिटर्न कर देंगे राइट एट्रियम को. दो द हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल, हमारा हार्ट ऑटो एक्साइटेबल है, लेकिन उसके फंक्शन हम रेगुलेट कर सकते हैं न्यूरल और हार्मोनल मैकेनिज्म से, जो भी हमने देखे थे कि एएनएस के 2 पार्ट थे, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक इंक्रीज कर रहा था हार्ट एक्टिविटी को, पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज कर रहा था. वहीं पर जो एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स होते हैं वो हमारे कार्डिक आउटपुट इन सबको इंक्रीज करते हैं. तो यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है. अब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. और आप बता भी सकते हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में से कि ये वाला चैप्टर आप पहले करा दें तो बता दीजिएगा, मैं उसी हिसाब से देख लूँगी, नहीं तो मैं खुद ही नेक्स्ट स्टार्ट कर दूँगी. इसको दोबारा पढ़ लीजिएगा. अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय. और होपफुली अब ये क्लियर हो गया होगा कि कार्डिक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा. बाय बाय.